नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सेल्फ टॉट एस्ट्रोफिजिसिस्ट में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पैराडॉक्स के बारे में जिसने न्यूटन को भी हिला के रख दिया था। आज हम बात करेंगे बेंटले पैराडॉक्स की, जिसने कि न्यूटन की थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन को भी खतरे में डाल दिया था। बात है सन 1685 की, जब न्यूटन ने अपनी फेमस बुक प्रिंसिपिया पब्लिश की थी। और ये बुक कुछ ही समय में पूरे इंग्लैंड, यहाँ तक कि पूरे वर्ल्ड में भी फेमस हो चुकी थी और न्यूटन की चर्चा हर जगह पे थी। राजा के महल से लेके, बार्बर शॉप से लेके और विभिन्न रेस्टोरेंट तक हर जगह न्यूटन के बारे में ही लोग चर्चा कर रहे थे। उसी समय एक ऐसा पैराडॉक्स आता है जिसको हम बेंटले पैराडॉक्स बोलते हैं, जिससे कि एक समय ये खतरा पैदा हो गया था कि हो सकता है कि न्यूटन की थ्योरी भी गलत प्रूफ हो जाए। तो बेंटले पैराडॉक्स में जो बेंटले वर्ड आता है वो एक्चुअली एक पादरी थे इंग्लैंड के चर्च में, और उनका फिजिक्स वगैरह में भी काफ़ी इंटरेस्ट था। तो जिस समय न्यूटन ने अपनी ग्रेविटेशन थ्योरी और अपनी प्रिंसिपिया बुक पब्लिश की, जिसमें मैकेनिक्स और ग्रेविटेशनल थ्योरी, ऑप्टिक्स वगैरह के बारे में न्यूटन के जितने भी इम्पॉर्टेंट वर्क हैं उनके बारे में न्यूटन ने लिखा। तो जैसा कि जानते हैं उस समय की सबसे क्रांतिकारी थ्योरी थी वो, जिसने कि हमारे यूनिवर्स की अंडरस्टैंडिंग को बिल्कुल बदल कर रख दिया। और कुछ ही समय में न्यूटन को पूरे इंग्लैंड में, यहाँ तक कि पूरे विश्व में भी फेमस बना दिया और उनकी थ्योरी के बारे में जगह जगह चर्चाएं होने लगी। और न्यूटन अपने इस फेम का आनंद ले रहे थे। उसी समय आते हैं हमारे बेंटले, जो कि एक पादरी थे चर्च में, लेकिन साथ ही साथ वो साइंस की स्टडीज़ वगैरह, मतलब यूनिवर्स के बारे में भी जानने में इंटरेस्ट रखते थे वो। उन्होंने भी न्यूटन का ये ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ा, लेकिन इस लॉ को पढ़ते समय उनके दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें आई जो कि एक पत्र लिखकर उन्होंने न्यूटन से पूछा। और वो पत्र ऐसा था कि जिसने न्यूटन के भी रात की नींदें उड़ा दी थी। तो अब हम जानेंगे कि ऐसा क्या लिखा हुआ था उस पत्र में, जिसका जवाब देने में न्यूटन भी परेशान हो गए थे। तो बेंटले ने अपने लेटर में लिखा था कि जो ग्रेविटेशनल लॉ आपने बनाया है, यानी कि न्यूटन के लॉ के अकॉर्डिंग यूनिवर्स में हर एक बॉडी एक दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी, मतलब आपकी बॉडी में कितना द्रव्यमान है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द बॉडीज़। यानी कि बॉडी जितना पास में होंगी उतना ही ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा लगेगा, और बॉडी जितना ही दूर जाएंगी उतना ही ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता जाएगा। और जैसा कि न्यूटन ने बताया था कि यूनिवर्स में हर एक बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, यानी कि स्टार्स वगैरह और जो भी ऑब्जेक्ट है हमारे यूनिवर्स में वो सभी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर बेंटले को दो खामियां नज़र आई न्यूटन की थ्योरी में, जो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहली थ्योरी थी कि अगर ग्रेविटी हमेशा अट्रैक्टिव है, तो जैसा कि अगर ग्रेविटी हमेशा अट्रैक्टिव है और इन द केस यूनिवर्स फाइनाइट है, तो उसमें जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और अगर सारे ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो क्या है, सभी ऑब्जेक्ट एक दूसरे के पास आते जाएंगे, और जो फाइनाइट कलेक्शन ऑफ द स्टार्स है यूनिवर्स में वो एक दूसरे के अट्रैक्शन की वजह से कोलैप्स हो जाएगा। और अगर ग्रेविटेशनल लॉ की वजह से यूनिवर्स कोलैप्स हो रहा है, तो हम अपनी जनरल लाइफ में स्टार्स वगैरह को तेज़ी से कोलैप्स होता हुआ क्यों नहीं देखते? हम तो देखते हैं कि हमारा स्काई है वो स्टैटिक है, स्टार्स वगैरह मतलब अपनी जगह पे टिके हुए हैं। हम नॉर्मली ये नहीं देखते हैं कि हाँ सारे स्टार्स आपस में कोलैप्स हो रहे हैं, एक्सप्लोजन हो रहा है। तो मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ थी न्यूटन की इस थ्योरी में। इसके अलावा वो दूसरे सिनेरियो की बात करते हैं कि अगर यूनिवर्स इन्फिनाइट है, तो अगर यूनिवर्स इन्फिनाइट है और हम एक स्टार को कंसीडर करें, तो उस स्टार पे चारों तरफ से एक इन्फिनाइट अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। यानी कि चारों तरफ इन्फिनाइट यूनिवर्स है तो इन्फिनाइट स्टार्स भी होंगे, तो वो भी इन्फिनाइट फोर्स से उसको पुल करेंगे। तो अगर हम सिंगल पॉइंट एक स्टार को कंसीडर करें तो चारों तरफ से स्टार उसको खींचेंगे। तो आप एज्यूम कर सकते हैं जैसे आप खड़े हुए हैं और कोई चारों तरफ से
आपको पकड़ के खींचे तो आपको कैसा फील होगा। और वही अगर फोर्स इन्फिनाइट हो जाए, कोई इन्फिनाइट फोर्स से आपको चारों तरफ से खींचे तो क्या होगा, आप इमेजिन कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा अगर यूनिवर्स इन्फिनाइट है और हम किसी एक स्टार या एक पार्ट को कंसीडर करें और उस पर इन्फिनाइट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा तो उस तारे को रिप्ड अपार्ट यानी फाड़ के रख देगा, उसके कई सारे टुकड़े कर देगा। लेकिन जनरली हम देखते हैं ऐसा कुछ नहीं, हमारा यूनिवर्स स्टैटिक है और ऐसा नहीं हो रहा है कि हाँ हर बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है और उसके टुकड़े टुकड़े हो जा रहे हैं। तो इस तरह से उन्होंने 2 पॉइंट रखे और दोनों पॉइंट काफ़ी लॉजिकल थे। वो पॉइंट इतने लॉजिकल थे कि अगर न्यूटन यूनिवर्स को फाइनाइट मानते तो ये प्रॉब्लम हो रही थी कि सारे स्टार्स और बॉडी कोलैप्स क्यों नहीं हो रहे हैं अगर यूनिवर्स फाइनाइट है। और अगर वो बोलते हैं कि यूनिवर्स इनफाइनाइट है तो भाई सारे तारे और उस पर चारों तरफ से इतना फोर्स लगेगा कि वो रिप्ड अपार्ट यानी कि टुकड़े में टूट जाएंगे। तो भाई जिस समय बेंटले का ये लेटर हमारे आइजैक न्यूटन जी के पास पहुंचता है तो पढ़कर एकदम सदमे में से आ जाते हैं। उनको लगता है कि भाई बंदा लिख रहा है, बात तो सही लिख रहा है, और उनको लगता है कि एक तरह से इस बंदे ने मुझे फंसा दिया है। अब भाई न्यूटन जी दिन रात एक कर देते हैं इसका आंसर निकालने के लिए कि हम कैसे मतलब इस पैराडॉक्स को बचा सकते हैं, क्योंकि अगर ये पैराडॉक्स सही साबित हुआ और वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो उन्होंने जो नई नई थ्योरी ग्रेविटेशनल की पब्लिश की है वो वहीं पे फेल्योर हो जाएगा, वहीं पे वो थ्योरी ख़त्म हो जाएगी। तो अपनी इस फेम को और अपनी ग्रेविटेशनल थ्योरी को बचाने के लिए न्यूटन दिन रात संघर्ष करना शुरू कर देते हैं। तो अब हम जानेंगे कि न्यूटन ने इस पैराडॉक्स को कैसे रिजॉल्व किया और आखिरकार उन्होंने क्या आंसर दिया। तो न्यूटन सबसे पहले अज्यूम करते हैं कि यूनिवर्स इनफाइनाइट है, मतलब यूनिवर्स का कोई एंड नहीं है। हम जितनी दूर तक जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे, हमें कोई एंड नहीं मिलने वाला यूनिवर्स का, और यूनिवर्स में चारों तरफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टार्स हैं। लेकिन वो बोलते हैं कि जैसा बेंटले ने एग्जाम्पल दिया था कि अगर हम एक बॉडी पे फोकस करें और उस पर फोर्सेस हम देखें चारों डायरेक्शन से, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो वो बोलते हैं अगर उस ऑब्जेक्ट पर लेफ्ट में इन्फिनाइट फोर्स लग रहा है तो सेम फोर्स उस पर राइट पे भी लग रहा है। अगर अपर डायरेक्शन में भी इन्फिनाइट फोर्स लग रहा है तो सेम फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। मतलब ये सारे फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहे हैं और हम देखते हैं कि बॉडी स्टेबल रहती है। तो इस प्रकार उन्होंने एक तरह से टेक्निकल तरीके से बेंटले के इस पैराडॉक्स को रिजॉल्व कर दिया। लेकिन कहानी यहीं नहीं ख़त्म हुई थी। लेकिन जैसा कि हम देखते हैं कि न्यूटन ने इस चीज़ को एक्सप्लेन तो कर दिया और यह टेक्निकली करेक्ट भी था, लेकिन क्या ये रीज़नेबल था कि इस स्थिति में अगर एक स्टार एक पोजीशन पर है और सारे फोर्सेस बैलेंस आउट हो रहे हैं उस पर, तो ये यूनिवर्स इतना डेलिकेट हो जाएगा, मतलब ताश के पत्ते के बनाए हुए महल की तरह हो जाएगा कि एक भी प्लैनेट या स्टार्स को हमने माइक्रोमीटर या प्लैंक लेंथ भी इधर से उधर किया तो उसके कॉन्सिक्वेंस में इतना अनइवन फोर्स हो जाएगा स्टार्स पर कि सारा यूनिवर्स एक चैन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा और सारा यूनिवर्स कोलैप्स हो जाएगा। तो न्यूटन भी जानते थे कि उन्होंने एक तरीके से टेक्निकल रूप से देखा जाए तो उसको एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन उनको पता था कि हाँ ये रियल रीज़न नहीं हो सकता, और अगर ऐसा है भी तो यूनिवर्स बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा और किसी भी प्लैनेट या स्टार्स के अपनी जगह से थोड़ा सा भी हिलने से पूरा यूनिवर्स कोलैप्स हो जाएगा। जब उनसे पूछा गया कि भाई जब इतनी अनस्टेबिलिटी है उनके मॉडल में तो यूनिवर्स कोलैप्स क्यों नहीं कर रहा है, स्टैटिक क्यों है, तो इस जगह पे न्यूटन गॉड का अस्तित्व मानते हैं। बोलते हैं कि एक डिवाइन पावर है जिसने यूनिवर्स को क्रिएट किया है और वो डिवाइन पावर ही यूनिवर्स का बैलेंस बना के रखे हुए है। उस डिवाइन पावर को जब लगता है कि हाँ थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, चांसेस हैं कि यूनिवर्स कोलैप्स हो सकता है, तो वो डिवाइन पावर बीच में आके हस्तक्षेप करती है और यूनिवर्स को उस स्थिति में बना कर रखती है। तो हमने देखा किस प्रकार न्यूटन ने इंटेलिजेंट रूप से आंसर दिया इसका और अपनी थ्योरी को बना कर रखा। लेकिन अंदर से एक फीलिंग आती है कि ये आंसर नहीं हो सकता, और जब
आगे हम एस्ट्रोफिजिक्स पे और भी डिस्कशन करेंगे, थ्योरीज वगैरह देखेंगे। तो हम जो मॉडर्न फिजिक्स का जो एंगल है, मॉडर्न कॉस्मोलॉजी का जो एंगल है इस पैराडॉक्स पे, उसको भी देखेंगे। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।